RMS value of alternating current. The RMS value is the effective value of alternating current equivalent to steady current यानी DC, which gives the same effect in same interval of time. थोड़ा इसको आसान भाषा में समझाते हैं कि अगर किसी रेजिस्टेंस में कुछ समय तक हम AC सप्लाई पास कराएं और उससे कुछ हीट जनरेट हो और फिर उसी रेजिस्टेंस में उतने ही टाइम तक हम डीसी को पास कराएं और वो भी उतनी ही हीट जनरेट करे, तो उस वक्त जो डीसी की वैल्यू होती है वो अल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू होती है। थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि मान लीजिए ये एक गीज़र है और एक गीज़र बी है। ये दो गीज़र हैं, दोनों सेम कैपेसिटी के गीज़र हैं और इनके अंदर जो एलिमेंट लगा है हीटिंग एलिमेंट ये भी सेम है, यानी दोनों का रेजिस्टेंस जो है इक्वल है। तो सेम रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट। अब इसके अंदर हमने कुछ पानी भरा और उतना ही पानी इसके अंदर ही भर दिया, तो पानी का जो अमाउंट है वो भी सेम है। इसको कनेक्ट कर दिया एसी सप्लाई से और इससे कनेक्ट कर दिया डीसी सप्लाई से। तो एसी सप्लाई इसमें मान लीजिए हमने टी टाइम तक, टी सेकंड तक इसमें हमने एसी सप्लाई दी और इस पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री हो गया। तो डीसी सप्लाई भी अगर हम टी टाइम तक ही दें, टी सेकंड तक ही दें और इस पानी का टेम्परेचर 80 डिग्री हो जाए, यानी कि सेम टेम्परेचर हो जाए और सेम टाइम इंटरवल हो, तो उस समय जो डीसी की वैल्यू होगी वो एसी की आरएमएस वैल्यू होगी। तो द वैल्यू ऑफ डीसी विल बी आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। अब ये कितनी होती है वैल्यू, इसको देखते हैं कि हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं एक साइन वेव में इस तरह से, और ये साइन वेव एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लेती है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और अगर हम ये निकालें कि ये एक साइकिल पूरा करने में, यानी कि ये टी टाइम में इस एसी करंट ने, इस एसी सप्लाई ने, अल्टरनेटिंग करंट ने कितनी हीट जनरेट करी, तो वो होगा I²RT, और इसे हम कह सकते हैं वर्क डन बाई अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए ये अल्टरनेटिंग करंट यहाँ तो वेरिएबल है, एसी में तो अल्टरनेटिंग करंट वेरिएबल होती है। ये ज़ीरो से चलती है और ज़ीरो से इंक्रीज़ होते होते ये अपनी पीक वैल्यू तक पहुँचती है I0 तक, फिर वहाँ से फिर डिक्रीज़ होती है, फिर ज़ीरो तक आ जाती है, फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलती है पीक वैल्यू तक, फिर वहाँ से फिर डिक्रीज़ होते होते ज़ीरो आ जाती है। तो इस तरह से ये करंट वेरिएबल होती है। तो इस करंट ने कितना हीट जनरेट करी I²RT निकालने के लिए हमको पहले एक बस छोटा सा टाइम इंटरवल लेना होगा dt, और इस टाइम dt में जो हमारी करंट होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस करंट। अब हमको वर्क डन निकालना होगा अगर इस छोटे से टाइम इंटरवल में, तो हम लिखेंगे वर्क डन बाई AC इन स्मॉल टाइम dt। तो dt में टाइम कितना होगा, dw वर्क डन होगा और I²Rdt। अब हमको पूरे साइकिल में, नहीं एक साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, यानी कितनी हीट जनरेट हुई, इसको निकालने के लिए हमको इसे दोनों तरफ से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वर्क डन इन फुल साइकिल। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw और इंटीग्रेशन ऑफ I²RT। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो गया वर्क, यानी कंप्लीट वर्क हो गया, ये वर्क डन इन फुल साइकिल हो गया ये। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर I की वैल्यू रख देंगे हम I0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ रखा I0 साइन ओमेगा टी का स्क्वायर RDT। तो ये हो जाएगा I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी RDT। अब देखिए ये करंट, ये I0 जो है ये इसकी पीक वैल्यू ऑफ करंट है, और पीक वैल्यू ऑफ करंट इसके हर साइकिल में बराबर होती है। अल्टरनेटिंग करंट की यह पहचान है कि उसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, यानी ये जो एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पर E0 या I0 जो भी होता है ये कांस्टेंट होता है हर साइकिल में। तो ये तो I0 कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस जिसमें से करंट फ्लो कर रही है, यानी हीटिंग एलिमेंट, ये भी कांस्टेंट है। तो I0² और R ये दोनों कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। तो अब इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसकी लिमिट है 0 से t तक। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है t/2। तो यहाँ I²R और इसकी वैल्यू रख दी t/2। तो ये अल्टरनेटिंग करंट की इफेक्टिव वैल्यू है।
सेम वर्क डन बाई इफेक्टिव वैल्यू ऑफ डी सी आई स्क्वायर आर टी होगा। तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो इनको बराबर किया तो ये आर टी और आर टी कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और जब आई निकालेंगे तो उसका अंडर रूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। यही होगी आर एम एस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अभी हमने कहा था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर 0 से टी तक इंटीग्रेट करेंगे तो वो आएगा t/2। अब इसको हम अलग से सॉल्व करके दिखा देते हैं कि ये 0 से टी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो हमको पता है कि cos 2 थीटा होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 - 2 cos थीटा बाई 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह लिख देते हैं ये 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें से 1/2 बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन के, तो 2 कांस्टेंट है। तो पहले इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 का 0 से टी तक, और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे cos 2 ओमेगा टी का, ये भी 0 से टी तक होगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और इसका इंटीग्रेशन होगा cos थीटा का होता है साइन थीटा, और फिर 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं तो अपॉन 2 ओमेगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। इसकी लिमिट होगी 0 से टी तक। तो एक बार इस टी की जगह पर हम रखेंगे हायर लिमिट, और एक माइनस करके एक बार इस टी की जगह पर रखेंगे लोअर लिमिट। तो ये तो जाएगा टी, और यहाँ हो जाएगा इसकी हायर लिमिट है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी रख दिया, माइनस इसकी लोअर लिमिट है 0, तो यहाँ पर 0 रख दिया। तो अब टी हम जानते हैं ये टाइम पीरियड है जो होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो इसकी जगह हम 2 पाई अपॉन ओमेगा रख देंगे। तो ये हो गया 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दिया, और इसको हमने यहाँ रखा है 0 से, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, तो साइन 0 अपॉन 2 ओमेगा। अब देखिए ये हो गया 4 पाई। अब 4 पाई हो, साइन का 4 पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन पाई हो, सबकी वैल्यू 0 होती है। तो ये पूरी चीज़ तो हो गई 0 अपॉन 2 ओमेगा का मतलब ये 0, और ये भी साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो ये भी पूरा 0 हो गया, तो ये दोनों हो गया 0, बचा यहाँ पर खाली टी, तो ये हाफ इंटू टी का मतलब t/2, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ये वैल्यू याद रखिएगा, ये अभी बहुत जगह इस्तेमाल होगी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर 0 से टी तक करें तो वो निकलेगा t/2। अब इसका आगे बहुत इस्तेमाल होना है।